एक ऐसा समय जब ज़्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन कुछ लोग जाग रहे होते हैं। वो लोग जो किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे, बल्कि किसी चीज़ द्वारा चुने जा चुके हो। क्या आपने कभी ऐसा फ़ोन कॉल रिसीव किया है मेरे दर्शकों, जिसमें सामने वाला कुछ बोलता नहीं, लेकिन फिर भी आपको महसूस होता है कि कोई आपकी सांसें सुन रहा हो? क्या आपने कभी अपना मोबाइल बिना नेटवर्क के अचानक बंद हो जाता है, या फिर आपने देखा हो किसी बंद पड़े नंबर से कॉल आई हो जो सालों पहले मर चुके किसी इंसान की हो? लोग इसे तकनीकी खराबी कहते हैं जब उन पर बीतती है, लेकिन पुराने टेलीकॉम इंजीनियर इसे एक अलग नाम देते हैं, डेड सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल जो किसी टावर से नहीं आता, जिसका कोई नेटवर्क नहीं होता, जिसे कोई कंपनी ट्रेस ना कर सके। और सबसे डरावनी बात, जिस इंसान तक ये सिग्नल पहुंच जाता है, वो उस इंसान का कुछ ही दिनों बाद उसका नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आज की कहानी किसी भूतिया हवेली की नहीं, या किसी जंगल या शमशान की भी नहीं है मेरे दर्शकों। आज की कहानी एक मोबाइल फ़ोन, एक रहस्यमय कॉल और उस आवाज़ की जो मौत के बाद भी कनेक्शन नहीं तोड़ पाया। अगर आप ये कहानी रात में अकेले और लाइट बंद कर कर हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं ना दर्शकों, तो एक बात अपने मोबाइल की स्क्रीन जरूर देख लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क के पास एक अतिरिक्त लाइन भी दिखाई दे रही है, जिसका नाम है डेड सिग्नल। दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, भैरवगढ़। ये जगह दिन में बिल्कुल साधारण लगती थी। संकरी सड़कें, पुरानी दीवारें, पुरानी दुकानें और बंद पड़ा डाकघर, और कस्बे के बाहर खड़ा था विशाल जंग लगा टेलीकॉम टावर। स्थानीय लोग उसे काला टावर कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था, जाना पसंद भी नहीं करता था। सरकारी रिकॉर्ड में वो वर्षों पहले निष्क्रिय घोषित हो चुका था। फिर भी हर रात 12 बजने पर उसके ऊपर लगी लाल चेतावनी लाइट अपने आप जल उठती थी, और उसी समय आसपास के सभी मोबाइल फ़ोन कुछ सेकंड के लिए अपने अपने नेटवर्क खो देते थे। लोगों ने इसे सामान्य मान लिया था, क्योंकि जिसने भी इसकी वजह जानने की कोशिश की, वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। वहीं दिल्ली पर नेशनल टेलीकॉम मॉनिटरिंग सेंटर, रात के लगभग जब 9 बज रहे थे, पूरे कंट्रोल रूम में दर्जनों स्क्रीनें चमक रही थी। सैकड़ों रेडियो फ्रीक्वेंसी लगातार मॉनिटर की जा रही थी। उसी समय एक स्क्रीन अचानक लाल हो गई। उस पर लिखा रहा था अननोन ट्रांसमिशन डिटेक्टेड, मतलब कुछ अननोन ट्रांसमिशन उन्हें दिखाई दिया। ऑपरेटर घबरा गया और वो कहता है, सर फिर वही सिग्नल। कमरे में बैठे वरिष्ठ अधिकारी ने बिना सिर उठाए पूछा, लोकेशन क्या है? भैरवगढ़ सर। अधिकारी कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर धीरे से बोलता है, फिर से। उसने तुरंत एक फाइल निकाली। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, क्लासिफाइड डेड सिग्नल इंसिडेंट। उसने इंटरकॉम उठाया और कहता है, विवान को मेरे कैबिन में भेजो। विवान, उम्र 31 वर्ष, पेशे से रेडियो फ्रीक्वेंसी और आपातकालीन संचार विशेषज्ञ। वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो वैज्ञानिक था। उसके लिए आवाज़ का एक स्रोत होता है, हर सिग्नल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर समस्या का वैज्ञानिक कारण हो सकता है। कम से कम अब तक तो वो यही माना करता था। वो जैसे ही कैबिन में आता है बोलता है, सर आपने बुलाया? वरिष्ठ अधिकारी ने बिना कुछ कहे फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। भैरवगढ़ जाना होगा। वो मुस्कुराकर कहता है, फिर कोई अवैध ट्रांसमीटर डिटेक्ट हुआ है क्या? अधिकारी ने उसकी आंखों में देखा और कहता है, काश बात इतनी आसान होती।
विवान ने जैसी उनकी बात सुनी, विवान ने फाइल खोली। पहला पन्ना जिस पे लिखा था 1998 में 4 इंजीनियर लापता। दूसरे पन्ने पे लिखा था 2007 में पूरी जांच टीम गायब हो गई। और तीसरे पन्ने पर लिखा था 2016 में ड्रोन भेजा गया था डिटेक्ट करने के लिए। ड्रोन वापस आया, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ काली स्क्रीन थी और एक आवाज़, सिग्नल मत सुनो। विवान हंस देता है। सर, किसी ने डराने के लिए कहानी बना दी होगी। लेकिन अधिकारी, उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई हो। ये फाइल मजाक नहीं है विवान। और वो धीरे से कहता है, और हाँ, अगर रात 12 बजे तुम्हारा फ़ोन बजे तो कॉल रिसीव मत करना। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। विवान पहली बार असहज हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैं कल सुबह निकल जाता हूँ सर। अधिकारी उसकी इस बात को सुनते हुए अपना सिर हिलाता कहते हैं, नहीं, तुम्हें आज रात ही निकलना होगा। क्यों? क्योंकि, अधिकारी ने खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए कहा, डेड सिग्नल हर रात किसी नए नंबर की तलाश करता है और इस बार उस सूची में सबसे ऊपर लिखा था विवान शर्मा। विवान को अपने उस वरिष्ठ अधिकारी की बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने उस बात को आया गया कर दिया क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे मानता नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। विवान अपनी सरकारी एसयूवी में अकेला भैरवगढ़ की ओर बढ़ रहा था। बारिश तेजी पर थी, तूफान था। रेडियो बार बार अपने आप ऑन ऑफ होता जा रहा। उसने उसे आखिरकार बंद कर दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद रेडियो जो बंद पड़ा हुआ था उसमें से हल्की सी करहाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर जैसे ही रेडियो की ओर देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि रेडियो बंद था। फिर आवाज़ आई, एक बार और, मत आओ। विवान ने तुरंत गाड़ी रोक दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो की वायर निकाली, आवाज़ बंद हो गई। लेकिन वो कुछ सेकंड तक गहरी सांसें जब ले रहा था, फिर खुद से बोलता है, थकान है, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा रेडियो में, इसलिए आवाज़ आ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि डेड सिग्नल की पहली चेतावनी थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। एसयूवी की हेडलाइट अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहाड़ियों के बीच फैला कोहरा हर रोशनी को जैसे निकलता जा रहा हो। विवान ने जीपीएस देखा। जीपीएस में उसने डेस्टिनेशन लगाया था भैरवगढ़ का। उसमें दिखा रहा था कि अभी 2.5 किलोमीटर दूर है। और उसी क्षण मोबाइल स्क्रीन छपकती है और उस पर आता है, नो सर्विस। उसकी भौहें सिकड़ गईं विवान की। ये पहाड़ी इलाका है, वो बोलता है, ये पहाड़ी इलाका है। नेटवर्क का जाना सामान्य बात थी, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर एक और लाइन दिखाई दी, डेड सिग्नल। विवान का गला सूख गया। उसने तुरंत फ़ोन लॉक कर दिया। सहयोग है, उसने खुद को ही कहा होगा। तभी सड़क के किनारे कुछ हिला उसे दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी दिखाई दिया, भीगा हुआ। विवान ने ब्रेक लगाया। आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद। विवान ये मंजर देखकर पहले तो शॉक हो गया और फिर घबराकर एक्सीलरेटर पे पैर दबा दिया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, आगे निकल गई। कुछ सेकंड बाद उसने रियर व्यू मिरर में जैसे ही देखा, वो देखता है सड़क खाली थी। रात के लगभग 1:12 जब हुए, विवान कस्बे में पहुंच गया। पूरे बाजार में सिर्फ एक चाय की दुकान खुली थी उस समय। दुकानदार लगभग 60 साल का बुढ़ा आदमी था। विवान ने पूछा, ये काला टावर किधर है बाबा? जैसे ही विवान ने अपना सवाल दागा, बूढ़े के हाथ कांप गए। वो कहता है, आप सरकारी आदमी हो? हाँ। बुढ़ा इतने में कुछ पल चुप रहता है, फिर बोलता है, अगर रात
3 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए तो वापस शायद आ जाओगे, और अगर बाद में तो टावर आपको पहचान लेगा। विवान हल्की सी हंसी के साथ पैसे दिए और वहां से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते बुढ़े की आवाज आती है, जब मोबाइल बजे आवाज चाहे जिसकी हो, जवाब मत देना। जब 1:45 हुए, कस्बे के बाहर निकलते ही वो दिख गया। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा विशाल लोहे का ढांचा, उसके चारों ओर टूटी हुई बाड़ सी लगी हुई थी। हवा में अजीब सी भनभनाहट सी थी, जैसे सैकड़ों रेडियो एक साथ धीमी आवाज में चल रहे हों। विवान ने टॉर्च जलाया अपना और भीतर प्रवेश किया। जमीन पर वो देखता है, पुराने केबल फैले हुए थे, दीवारों पर जले हुए निशान थे और कंट्रोल रूम में दरवाजों पर खून जैसे गहरे धब्बे हुए लिखे थे और उस पर लिखा था, जवाब मत देना। खून से दीवारों पर लिखा था। विवान का वैज्ञानिक दिमाग अब भी तर्क ढूंढ रहा था। किसी ने डराने के लिए लिखा होगा, यहाँ पे गांव के लोग किसी को आने ना दे इसलिए ऐसी कहानी बनाई होगी। वो अपने आप को ये सुझाव दिए जा रहा था। उसने दरवाज़ा धक्का देकर जैसे ही खोला, कंट्रोल रूम, उसका तो मंजर देखकर उसके तो हक्के बक्के ही हो गए, क्योंकि अंदर धूल जमी हुई थी। पुरानी मशीनें बंद पड़ी थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच रखा एक मॉनिटर जिस पर अभी भी कुछ चला हुआ दिखाई दे रहा था बिना बिजली के। स्क्रीन पर सिर्फ एक टाइमर चला हुआ था, 1:29 विवान के शरीर में मानो सिहरन सी दौड़ गई। उसने मॉनिटर का प्लग देखा, प्लग दीवार से निकला हुआ था, लेकिन ये मॉनिटर फिर भी चल रहा था और स्क्रीन पर जो काउंटडाउन और जो समय दिखाया 3:13, वो देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेज पर एक टेप रिकॉर्डिंग पड़ा था। उसने प्ले बटन दबाया। पहले सिर्फ शोर सुनाई दिया, फिर किसी आदमी की घबराती हुई आवाज़, अगर कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा है, कोई रिकॉर्डिंग अगर सुन रहा है ना, तो टावर के ऊपर मत जाना, सिग्नल इंसानों को नहीं बुलाता। और वो अचानक तेज चीख सुनाई देती है। रिकॉर्डिंग कट गई और उसी समय कमरे की सारी मशीनें एक साथ चालू हो गई। समय हो रहा था 2:32। रेडियो पैनल की लाइटें जलने लगी, स्पीकर से खरखराहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी, फिर एक नंबर बार बार दोहराया जाने लगा, 9814722031। विवान ने तुरंत नोट किया, ये एक मोबाइल नंबर था। उसने अपने फ़ोन में डायल किया और स्क्रीन पर नाम उभर कर आता है, राघव मल्होत्रा। फाइल में दर्ज, पहला लापता इंजीनियर, 1998। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। समय होता गया 3:12। कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। हवा बाहर बहुत ठंडी चलने लगी और मॉनिटर पर काउंटडाउन फिर से टाइमर शुरू हो गया। 10 सेकंड बचे थे। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7। स्पीकर से किसी की सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। 7 से 6 सेकंड हुए, 6 से 5, 5 से 4। विवान जैसे पीछे हटने लगा। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1। तभी 3:13। मोबाइल बज उठा पूरे कमरे में एक साथ सब, जबकि वहाँ सिर्फ एक फ़ोन था। स्क्रीन पर लिख रहा था, अननोन नंबर से कॉल आई, अननोन नंबर से कॉल आई। विवान को अपने वरिष्ठ अधिकारी की बात याद आई, कॉल रिसीव मत करना, किसी अननोन नंबर से कॉल आए तो। लेकिन फ़ोन लगातार बज रहा था। फिर स्क्रीन बदल गई, अब उस पर लिखा आ रहा था, विवान शर्मा कॉलिंग। विवान ये देखकर चम गया। उसका अपना नंबर उसे कॉल कर रहा था। डर और जिज्ञासा के बीच उसने कॉल रिसीव कर ली। कुछ सेकंड तक सिर्फ स्टैटिक शोर सुनाई दिया, फिर एक कांपती हुई आवाज, विवान, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। विवान के हाथ से फोन लगभग गिर गया।
वो उसकी अपनी आवाज़ थी। रिकॉर्डिंग जारी रही। टावर के ऊपर मत जाना, वो इंसानों की आवाज़ है चुराता है, और जब कोई जवाब देता है तो उसका सिग्नल हमेशा के लिए यही रह जाता है। अचानक पीछे से किसी धातु की घसीटने की आवाज़ आई। विवान ने मुड़कर देखा। कंट्रोल रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था और फिर फ़ोन में उसकी आवाज़ फुसफुसाती है, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। विवान धीरे धीरे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, लपलपा रही थी। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, आधा जला चेहरा, सफ़ेद आँखें। वही आदमी जो सड़क पर दिखाई दिया था विवान को, लेकिन अब वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक पुराना मोबाइल फ़ोन, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था कॉल कनेक्टेड। उस क्षण विवान को पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई रेडियो इंटरफेरेंस नहीं था, ये कोई हैकर नहीं था, ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। डेड सिग्नल वास्तव में मौजूद था और उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने कॉल रिसीव कर दी। अब अगली बार जब 3:13 पर क्या होगा उसके साथ? रात में वो जला हुआ आदमी कौन था? 1998 में गायब हुआ इंजीनियर अभी तक जिंदा है या उसकी सिर्फ आवाज़ बची है? और सबसे डरावनी बात, क्या विवान का नंबर अब डेड सिग्नल का हिस्सा बन चुका है? जानते रहिएगा, बने रहिएगा इस कहानी में। आपको इसके आगे का सस्पेंस ख़त्म हो जाता हुआ मिलेगा। कंट्रोल रूम की पीली पड़ चुकी ट्यूबलाइट एक एक करके झिलमिलाने लगी। पूरे कमरे में ऐसी आवाज़ गूंज रही थी जैसे किसी पुराने रेडियो में से एक साथ हज़ारों स्टेशन टकरा रहे हों। विवान की सांसें ऊपर नीचे तेज़ हो चुकी थी। उसके हाथ में मोबाइल अब भी काँप रहा था। स्क्रीन पर कॉल चल रही थी। उसके समय दिखाया 27 सेकंड तक वो कॉल चली, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ सांसें धीमी लेकिन भारी। और बिल्कुल उसके कान के पास अचानक मोबाइल के स्पीकर से उसकी अपनी आवाज़ फिर सुनाई दी, अगर बचना चाहते हो तो पीछे मत देखना। विवान की रीढ़ की हड्डी तक सिरन पहुंच गई, ठंड उतर गई। लेकिन इंसानी स्वभाव जिज्ञासु होता है। उसने धीरे धीरे जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, कमरा खाली था, कोई नहीं। वो राहत की सांस लेने ही वाला था, तभी अचानक से आवाज़ आती है, उसके कंधे पर कुछ गिरता है। उसने जैसे ही हाथ लगाया, उंगलियां लाल हो चुकी थी। वो गिरा हुआ चीज़ कुछ और नहीं, खून था। उसने कांपते हुए अपनी टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। छत से खून की बूंद टपक रही थी और ठीक उसके ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ एक आदमी उसे घूर रहा था। आंखों की जगह सफ़ेद 2 काले गड्ढे थे और होठ एक अस्वाभाविक मुस्कान से फैले हुए। विवान चीख पड़ा और पीछे हटा। टॉर्च उसके हाथ से गिरकर फर्श पर घूम गई और रोशनी गोल गोल घूमती रही। एक पल के लिए वो आकृति गायब हो गई तो दूसरी पल वो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी थी, बिना चले, जैसे टेलीपोर्ट हो रही हो, बिना आवाज़ किए, जैसे वहाँ कभी हिली ना हो। पुरानी फाइलें। घबराहट के बीच विवान की नज़र फर्श पर गिरी एक धूल भरी डायरी पर पड़ती है। उसने उसे उठाया और पहला पन्ना जैसे ही घबराहट से उसने खोला, उस पर लिखा था राघव मल्होत्रा, वरिष्ठ रेडियो इंजीनियर। वही नाम जो रिकॉर्डिंग में आया था। डायरी के पहले पन्ने पर सामान्य थे और फिर अचानक लिखावट बदलती गई, टेढ़ी मेढ़ी होती गई, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हों। सिग्नल मशीनों से नहीं आता, ये उन लोगों की आवाज़ से बनता है जो जवाब दे देती हैं। हर नई आवाज़ पुराने सिग्नल को और ताकतवर बना देती है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कभी भी 3:13 पर आने वाली कॉल मत उठाना। विवान के हाथ रुक गए। उसने तो पहले ही कॉल उठा ली थी। वो तुरंत कंट्रोल रूम से बाहर भागने लगा। बारिश बंद हो चुकी थी।
लेकिन पूरा टावर अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। हवा तक नहीं चल रही थी। दूर जंगलों में कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। सियार रो रहे थे, पक्षियाँ रोने की आवाज़ें निकाल रहे थे, और वही अपनी गाड़ी में और भागता है। जेब से चाबी निकाली, रिमोट दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोबारा दबाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब वो गाड़ी के पास पहुंचा तो और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि एसयूवी की चारों खिड़कियों के अंदर दर्जनों हथेलियों के निशान बने हुए थे, भीतर से, जैसे कोई अंदर बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गाड़ी तो उसने देखा था, लास्ट में कोई नहीं था। गाड़ी वो लॉक करके गया था। मोबाइल उसका रखा हुआ पॉकेट में फिर कांपने लगा। इस बार कोई रिंगटोन नहीं, स्क्रीन पर एक वॉइस मेल का संदेश उभरा। न्यू वॉइस मेल रिसीव्ड। विवान ने उसे खोला। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। पहले सिर्फ शोर था, फिर एक लड़की की घबराती हुई आवाज़ आई। अगर कोई ये सुन रहा है, हमें बचा लो, हम यहाँ अटक गए हैं, कोई है? फिर कई लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। किसी बच्चे की रोने की आवाज़, और फिर कुछ सेकंड बाद अचानक सब सन्नाटा सा छा गया और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब तुम्हारी बारी है। रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई। किसी तरह विवान ने रात काटी। जब सूरज निकलने का समय हुआ तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन आसमान पूरी तरह काला था। घड़ी में सुबह के 7 बजे दिखाई दिए, लेकिन फिर भी चारों ओर रात जैसी कालिमा लालिमा फैली हुई थी। कस्बे के लोग घरों के दरवाजे तक नहीं खोल रहे थे, जैसे सबको पता हो कि आज सूरज नहीं निकलेगा। विवान उसी चाय की दुकान पर पहुंचा। बूढ़ा उसे देखते ही घबरा उठा और कहता है, तुमने कॉल उठा ली थी ना? हाँ, आपको कैसे पता लगा? बूढ़े ने बिना जवाब दिए उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं बेटा। विवान ने दुकान में लगे छोटे आईने में देखा और उसकी आँख, उसका खून जम गया, क्योंकि कुछ पल के लिए उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद दिखाई दी और फिर सामान्य हो गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी फुसफुसाकर कहता है, अब सिग्नल तुम्हें पहचान चुका है। बूढ़े ने कांपते हाथों से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिस पे काले सफ़ेद रंग से तस्वीर लगी हुई थी। उसमें वही टावर था, लेकिन नया। उसके सामने लगभग 20 इंजीनियर खड़े मुस्कुरा रहे थे। विवान ने तस्वीर को गौर से देखा और एक आदमी पर उसकी नज़र जा टिकी। वो आदमी बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, चेहरा, आंखें, यहाँ तक कि मुस्कान भी। वो उस आदमी के चेहरे पर उंगली रखकर कहता है, ये कौन है? जब बुढ़े ने तस्वीर पर लगे उस आदमी को देखा, वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहता है, फिर बोलता है, नाम था वीरेंद्र शर्मा, 1978 में इस टावर का मुख्य इंजीनियर, और तुम्हारे पिता। विवान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं, मेरे पिता की मौत तो। बूढ़े की बात कट गई। तुम्हें जो बताया गया वो झूठ था। तुम्हारे पिता मरे नहीं थे, वो इस टावर से कभी बाहर ही नहीं निकले। उसी क्षण दूर पहाड़ी पर खड़ा काला टावर अपने आप लाल रोशनी में चमक उठा, जबकि अभी सुबह के 7 बज रहे थे और टावर के सबसे ऊपर एक आदमी की आकृति विवान देख सकता था, जो उसी की ओर देख रहा था और धीरे धीरे अपने हाथ से उसे ऊपर आने का इशारा कर रहा हो। रात के जब 3:29 हो चुके थे, विवान कांपते हाथों से उस तस्वीर पुरानी को देख रहा था। तस्वीर में खड़े व्यक्ति का चेहरा उसके पिता देवेंद्र शर्मा का था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखी तारीख देखकर उसका दिल बैठ गया। 12 जुलाई 1978। उस तस्वीर के ठीक 2 दिन बाद सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था, वीरेंद्र शर्मा की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन अगर ये तस्वीर सही थी तो उनके साथ कोई दुर्घटना एक झूठ थी। सच तो ये था कि आखिरी बार इसी टावर में उन्हें देखा गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर उसे जो दिखाई दिया उसे देखकर वो हैरान हो गया और वहाँ से एक आवाज़ आती है बेहद धीमी, विवान।
वो आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे उसे बचपन में हर रात सुनाई देती थी, उसके पिता की आवाज़। विवान दौड़ता हुआ सीढ़ियों चढ़ने लगा। हर मंजिल पर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो वहाँ से निकल जाए। आखिरी दरवाजे तक पहुँचते ही वो अपने आप खुल गया। कमरे के बीचों बीच एक विशाल ट्रांसमीटर था और उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। चेहरा सफ़ेद नहीं था इस बार दिखाई दे रहा, लेकिन आवाज़, बेटा बहुत देर कर दी तुमने आने में। विवान की आंखों से आंसू निकलने लगे और कहता है, पापा। आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही विवान ने उसे छूने की कोशिश करता है, पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। ट्रांसमीटर अपने आप चालू हो चुका और स्पीकर से हजारों आवाजें एक साथ चीख पड़ी, उसे मत जाने दो, मत जाने दो। अचानक वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई और ट्रांसमीटर की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश चमकने लगा दोबारा से, अगला होस्ट मिल चुका है, विवान शर्मा। विवान समझ चुका था अब डेड सिग्नल किसी नए शिकार की तलाश में नहीं था, उसे अपना अगला वाहक मिल चुका था। लेकिन क्या विवान अपने पिता को बचा पाएगा या खुद उसी श्राप का हिस्सा बनकर रह जाएगा? टावर के नीचे बने गुप्त सुरंग में तुरंत ही उतरते ही विवान को सैकड़ों पुराने टेप, सरकारी फाइल और गायब लोगों का मोबाइल मिल चुका था और हर फोन में एक ही समय दर्ज था, 3:13। जैसे समय वही रुक गया हो। उसने अपने पिता की अंतिम रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, जिसमें रिकॉर्डिंग में वीरेंद्र की टूटी आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है, अगर ये संदेश विवान तक पहुँचे तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं हूँ। मैं डेड सिग्नल को अंदर से रोक रहा हूँ। अगर मैं हार गया तो ये पूरी दुनिया के हर मोबाइल नेटवर्क में फैल जाएगा। रिकॉर्डिंग यही टूट गई। तभी सुरंग के भीतर रखे सभी मोबाइल एक साथ बजने लगे। ट्रिल ट्रिल, पहले 1 बजता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 100। सैकड़ों रिंगटोनें एक साथ बजने लगी। कमरे की हवा भारी हो गई। मोबाइल स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, जवाब दो, जवाब दो। विवान ने किसी फ़ोन को नहीं छुआ, लेकिन उनमें से एक फ़ोन अपने आप हवा में उड़ गया। स्क्रीन पर नाम था वीरेंद्र शर्मा। फ़ोन अपने आप स्पीकर पर उठकर चला गया और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैंने उसे बहुत देर तक रोका, जितना मुझसे हो सके। अब वो जाग चुका है। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं रोक पाऊँ। अचानक पूरी सुरंग जोर से कांपने लगी। दीवारें टूटने लगी। ज़मीन के नीचे से हजारों फुसफुसाहटें आने लगी और फिर टावर की नींव के नीचे एक विशाल लोहे का दरवाज़ा खुलता है। उसके भीतर ऐसा अंधेरा था जिसमें टॉर्च की रोशनी भी गायब हो गई। उस अंधेरे में धीरे धीरे एक लंबी काली आकृति बाहर निकलती है, ना इंसान की ना भूत की, बल्कि अनगिनत चेहरों और आवाज़ों से बनी हुई एक जीव। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो सीधे विवान की ओर देख रहा था और फिर उसने पहली बार बोलना शुरू किया और उसकी आवाज़ हजारों मरे लोगों की आवाज़ों में मिश्रण हो गई। ये डेड सिग्नल है और अब तुम्हारी आवाज़ भी हमारी होगी। विवान ने जैसे ही वो सुना वो पीछे हटने लगा। उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी और उस पर लिखा आ रहा था, ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, 3 सेकंड में। अगर ये ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है तो डेड सिग्नल सिर्फ भैरवगढ़ तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्या दर्शकों विवान इससे बचा पाएगा या फिर विवान वहीं पर अटका रह जाएगा? क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।